गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास को लेकर। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ेंगे, क्लास की शुरुआत की जा सके। पहला मिनट चैट का होता है। पहले मिनट में हम लोग चैट देखते हैं और देखते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करते हैं। कल यह क्लास शाम को हुई थी, केवल मंगलवार के दिन शाम को क्लास होती है और देन यह क्लास आपकी सुबह होती रहती है। देखता हूँ अगर समय कुछ चेंज किया जा सके, अगर अधिक टाइम दिया जा सके, मैं ज़रूर यहाँ पर टाइम दे करके आपके कोर्स को जल्दी समाप्त करना चाहूँगा। दूसरे क्लासेस होते हैं, उसकी वजह से समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा है कि कोचिंग का शेड्यूल भी लगा रहता है, यानी कि कोचिंग जो स्टूडेंट से वादा करती है कि आपको इस टाइम पर क्लास दी जाएगी या इतने घंटे की क्लास दी जाएगी, तो उसमें बहुत अधिक परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चों की क्वेरीज अलग अलग होती है। तो कोचिंग फिर इस झंझट में पढ़ना भी नहीं चाहती है। तो मैंने सोचा है कि चूंकि कोर्स थोड़ा लिंगर हो रहा है, तो विशेष रूप से मैं अनुरोध करूं कि क्लास की टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि क्लास जल्दी से जल्दी फिनिश किया जा सके। ठीक है, चलेंगे। संघर्ष के काल का आज ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये लास्ट डे होना चाहिए इस चैप्टर का, और फिर हम लोग अगले चैप्टर पर शिफ्ट करेंगे। अ, ठीक है पांडे जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, और जितने भी बच्चे जो भी आज तक कॉपी आई थी मेरे पास, वह चेक होकर के मैंने वापस कर दिया। मैं रियल टाइम कॉपी चेक कर लेता हूँ, पर डे कॉपी चेक करता हूँ, तो धीरे धीरे सभी बच्चों के पास कॉपियाँ जाती रहती है। तो जो टिप्पणी लिखी जाती है कॉपी में, उसमें सुधार आप करिए। नंबर बहुत मैटर नहीं रखता है। नंबर का क्या है कि अगर अच्छा कंटेंट आपने कहीं से भी देख करके भी डाल दिया है तो नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब आंसर हम लिखते हैं तो वह अपनी भाषा में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, तभी उसको हम अपना आंसर कहेंगे। जैसे मैं एडवांस लेवल पर आपको शाम के 6 बजे करवाता हूँ, तो 2 प्रश्न ही मैंने डाला अलग से, जिसकी व्याख्या मैंने पहले नहीं करी थी, और दोनों में बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे हैं, उनको आंसर लिखने नहीं आ रहा है। तो अलग से कुछ कार्य करने की जरूरत है। चैप्टर आपका चल रहा है उत्तर भारत के लिए संघर्ष का काल है, और उत्तर भारत के लिए संघर्ष वाला काल ये आज लास्ट होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 11 के ओल्ड NCERT का, जिसको सतीश चंद्रा कहते हैं। यही अपना चल रहा है और यहीं से आगे बढ़ेंगे। संघर्ष का काल लिखेंगे, का काल। और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार से नए नए राजवंश स्थापित हुए, जो नए नए क्षेत्रीय राजवंश हुए उसकी चर्चा कर रहे हैं। और एक क्षेत्रीय राजवंश है, वह है कश्मीर का राजवंश। यहाँ एक दो शासक की चर्चा करनी जरूरी होगी, खास करके एक शासक जिसका नाम हम कहते हैं कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, इस टाइप से कुछ उपाधि उसको दिए जाते हैं, जिसका नाम है जैन उल अबिदीन। कश्मीर पढ़ेंगे, कश्मीर के इतिहास को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस शासक की चर्चा हमें करनी होती है। यहाँ पर बाकी शासकों की चर्चा तो नहीं की गई है, एक आध को छोड़ दिया जाए, लेकिन इस शासक के बारे में कुछ प्रकाश डाले गए हैं। और जब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो ये बात आप याद रखिएगा, कम से कम जैन उल अबिदीन से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो वह तो आपसे बन जाएगा, लेकिन और भी छोटे छोटे शासक है उसकी भी चर्चा करेंगे, और कश्मीर के इतिहास को क्रमबद्धता से पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले भी हमने कश्मीर का इतिहास पढ़ा है, जहाँ आपने देखा ललितादित्य, मुक्तापीड, विनयादित्य आदि शासक हुआ करते थे, अवंती बर्मन हुआ करता था, और फिर आपने देखा लोहार वंश है, रानी दिद्दा है। और वही कश्मीर के, उसी कश्मीर के इतिहास को लिखने के लिए कल्हन ने राजतरंगिनी नामक ग्रंथ लिखा था। तो वही कश्मीर आगे चल करके जब 13वीं शताब्दी में पहुंचता है, तो उस पर एक मंगोल आक्रमणकारी था दलूचा, उसका आक्रमण होता है। तो इसकी वजह से जो प्रचलित शासन तंत्र था वो बहुत अलोकप्रिय हो गया, क्योंकि जब मंगोल आक्रमण हुआ तो वहाँ के शासक राजधानी छोड़ करके भाग गए, जनता को भारी कत्लेआम का सामना करना पड़ा। तो फिर बस जब शासक वह वापस लौट करके आता है तो उसको, उसकी लोकप्रियता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जनता को अपने बुरे वक्त में छोड़ करके पलायन कर लिया था। तो अब यहाँ पर फिर मुस्लिम शासन की स्थापना का आधार तैयार हो जाता है, और तब से जो मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ, लगभग आप देखेंगे कि अंत मध्यकाल तक चलता रहा, क्योंकि अकबर वगैरह का भी नियंत्रण कश्मीर पर बना रहा था। यही पृष्ठभूमि हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में या पूर्व मध्यकालीन भारत में कश्मीर में एक हिंदू राजवंश शासन कर रहा था। लोहार वंश लास्ट शासक था, और उसके बाद फिर वहां पर मंगोल आक्रमणकारी आते हैं, और मंगोल आक्रमणकारी आने के बाद
वहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। और इसी क्रम में बहुत सारे शासक आते हैं, कुछ धर्मांध भी होंगे और कुछ अच्छे भी होंगे। जैसे कि हम जैनुल आबिदीन की बात करते हैं, यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक ठहरता है और इसका पहला जो था सक्सेसर, इसका पहला जो था शासक, वह बहुत ही धर्मांध था। तो अलग अलग प्रकार के शासक आते रहे। तो कश्मीर के इतिहास की अगर चर्चा करें तो यहाँ यह लिख सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में, खास करके आप विशेष तौर पर देखेंगे 13वीं शताब्दी में 13 में पुस्तक और ग्रंथ एक ही होता है, तो बेवजह के जाल में आप लोग फंसते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 1320 में मंगोल आक्रमणकारी दलूचा के आक्रमण के पश्चात यहां पर हम क्या देखेंगे, पश्चात कश्मीर में भी मुस्लिम शासन की स्थापना का आधार तैयार हुआ। कश्मीर में भी मुस्लिम शासन की स्थापना का आधार तैयार हुआ क्योंकि इस आक्रमण के दौरान राजा ने कायरतापूर्ण प्रदर्शन किया था। इस आक्रमण के दौरान राजा ने कायरतापूर्ण प्रदर्शन किया था। हालांकि हम क्या देखते हैं, किया था। हालांकि प्रारंभिक मुस्लिम शासन बहुत सहिष्णु नहीं रहा। प्रारंभिक मुस्लिम शासन क्या हो जाएगा, मुस्लिम शासन धर्म सहिष्णु नहीं रहा। स्थिति में तब परिवर्तन आया जब हम क्या देखते हैं, परिवर्तन आया जब जैनुल आबिदीन क्या बनता है, आबिदीन कश्मीर का शासक बनता है। एक हमने क्या किया, यहां एक भूमिका लेने की कोशिश की, यह बताने की कोशिश की कि जो पहले की शासन व्यवस्था है वह वस्तुतः अलोकप्रिय क्यों हो रहा है, जो पहले हिंदू शासन व्यवस्था थी वह अलोकप्रिय क्यों हो रहा है। इसी क्रम में लिखा 1320 में मंगोल आक्रमणकारी दलूचा के आक्रमण के पश्चात कश्मीर में भी मुस्लिम शासन की स्थापना का आधार तैयार हुआ क्योंकि इस आक्रमण के दौरान राजा ने कायरतापूर्ण प्रदर्शन किया था। हालांकि प्रारंभिक मुस्लिम शासन धर्म सहिष्णु नहीं रहा। स्थिति में तब परिवर्तन आया जब जैनुल आबिदीन कश्मीर का शासक बनता है। देखिए होता क्या है कि शुरुआत के दौर में धर्म परिवर्तन भी एक आम रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अरब क्षेत्र के सारे मुस्लिम्स थे वो उठ करके भारत आ गए, वो आगे बढ़ते रहे और धर्म परिवर्तन के माध्यम से जनसंख्या भी बढ़ती रही। केवल जन्म से जनसंख्या नहीं बढ़ती, धर्म परिवर्तन से भी जनसंख्या बढ़ती। सांप्रदायिक लोग इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। मैं व्याख्या करता हूं कि कोई व्यक्ति अपने धर्म में परिवर्तन प्रलोभन से करता है या डर के मारे करता है, या तो उसको जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है या उसको लगता है कि चलो कुछ फायदा होने वाला है तो हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। बंगाल के संदर्भ में हमने देखा था और कश्मीर के संदर्भ में भी यही है। वहां पर एक व्यक्ति का नाम आप सुनेंगे, सुहा भट्ट है। मैं भी लिखाता हूं आपको, एक व्यक्ति का नाम है सुहा भट्ट। भट्ट किसको कहते हैं, तो जो कश्मीर का ब्राह्मण होता है, यानी पहले वह ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करता था और बाद में उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। जब नए धर्म में वह आता है तो पुराने धर्म के लोगों पर वह अत्यधिक बर्बर अत्याचार करने लग जाता है। धार्मिक सहिष्णुता उसकी समाप्त हो जाती है। किसी न किसी कारण से उसने पुराना धर्म छोड़ा होगा। तो कभी कभी यह हम प्रवृत्ति देखते हैं सामान्य लोगों में। जिस परिवेश में हम रहते हैं, दूसरे परिवेश में जाते हैं तो पहले परिवेश की आलोचना करने लगते हैं और धर्म में तो बड़ा सटीक लगता है। अभी भी आप देखेंगे कि धर्म परिवर्तन होता है और पुराने धर्म के लोग फिर क्या करेंगे, जो नए धर्म के लोग जाएंगे पुराने धर्म की धार्मिक आचरण की वो निंदा करने लग जाते हैं।
तो यही स्थिति यहां पर भी रही। सुहा भट्ट जैसे धर्मांतरित मुसलमानों ने हिंदुओं पर भारी अत्याचार करना प्रारंभ किया। इसकी वजह से थोड़ी सी अराजकता की स्थिति आई। बाद में तुरंत फिर हम देखते हैं कि जैनुल आबिदीन शासक बनता है, जिसके बाद स्थिति में परिवर्तन आता है और वहां एक धर्म सहिष्णु शासन व्यवस्था की स्थापना हो पाती है। तो तब जैनुल आबिदीन कश्मीर का क्या बनता है और जाकर के यहां पर स्थिति में सुधार होता है। यहां पर देखेंगे मुस्लिम शासन के दौरान मध्य बारामूला होते हुए, मध्य बारामूला वहां का डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला के रास्ते बड़े पैमाने पर मध्य एशिया के मुस्लिम और सूफी संत आए के रास्ते बड़े पैमाने पर कश्मीर में मध्य एशिया के लोगों तथा सूफी संतों का विकास होता है। सूफी संतों का आगमन हुआ। इन सूफी संतों ने क्या किया? सूफी संतों ने कश्मीर में नई परंपरा को प्रारंभ किया। परंपरा हम कहते हैं इसको, सिलसिला कहते हैं। परंपरा को प्रारंभ किया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तत्वों का समावेशन था। जिनमें क्या था? जिनमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों तत्वों का समावेशन था। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों तत्वों का समावेशन। मुस्लिम शासन के दौरान मध्य बारामूला के रास्ते बड़े पैमाने पर मध्य एशिया के लोगों का, बड़े पैमाने पर कर दीजिएगा, पर मध्य एशिया के लोगों तथा सूफी संतों का आगमन हुआ। सूफी संतों ने कश्मीर में नई परंपरा यानी सिलसिले को प्रारंभ किया, जिनमें से हिंदू तथा मुस्लिम दोनों तत्वों का समावेशन था। अब ये जो परंपरा या सिलसिला है, इसको हम कहते हैं सूफी पंथ का अलग एक तरह से विचारधारा। जैसे हम देखेंगे कि हर प्रकार के विद्वान ने अपनी अपनी विचारों को लेकर के एक नया सेक्ट प्रारंभ किया, नया पंथ प्रारंभ कर दिया। अभी भी आप देखते हैं भारत में, अगर हिंदू धर्म की ही बात करें तो हिंदू धर्म में भी आपको वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गणपति उत्सव मनाने वाले हैं, कोई दुर्गा उत्सव मनाता है, कोई काली उत्सव मनाता है, ना जाने कितने पंथ एक ही धर्म के अंदर जुड़े हुए हैं। इस्लाम में देखिए तो इसमें भी बहुत सारे मिलेंगे, सिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, बरेलवी है, ना जाने कितने बहुत सारे पंथ एक ही धर्म के अंदर होते हैं। उसी प्रकार से सूफी संत एक प्रकार के भक्ति संत हुआ करते थे। मुस्लिम का सूफी संत क्या है? हिंदुओं के भक्ति संत के बराबर है, यानी साधु है जो घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं। उनके द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा जिस पंथ की स्थापना की गई उसको सिलसिला कहा गया है, परंपरा या सिलसिला कहा गया है। तो हर क्षेत्र में सिलसिले अलग होते हैं। जैसे कि आप उत्तर भारत में देखेंगे तो चिश्ती संप्रदाय, हम लोग आगे पढ़ेंगे, चिश्ती सिलसिला है, फिरदौसी है, सुहरावर्दी है, कादरी है, रोशनिया है, इस टाइप के बहुत सारे पंथ आपको दिखाई देंगे सूफी संत के अधीन। कश्मीर के क्षेत्र में जब इनका प्रवास हुआ, वहां के वातावरण को देखते हुए इन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा विकसित की और यहाँ जो सिलसिले विकसित हुए वह हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण था, यानी दोनों परंपराओं के मेल से ऐसे सिलसिले बनते हैं। यहां पर हम देखेंगे एक संप्रदाय विकास होता है, ऋषि संप्रदाय। याद करिएगा, ये आपका क्वेश्चन बनाएगा। ऋषि संप्रदाय क्या है? कश्मीर का सूफी सिलसिला है, जिसको हम कहते हैं ऋषि संप्रदाय। नाम आपको हिंदू जैसा लगेगा, जबकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तत्वों का समावेशन दिखा देगा, दोनों तत्वों का समावेशन दिखाई देगा। ठीक है, एक तरह से हमने क्या देखा कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि कश्मीर में एक तरह से बड़े पैमाने पर लोग बारामूला के रास्ते यहां पर आते हैं
धर्म और पंथ में अलग अलग होता है। एक धर्म के अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। पंथ का मतलब क्या हो? बारामूला दिल्ली में रास्ता भी है। बारामूला वो 12 पुला है। 12 पुला हर जगह है। 12 पुला मतलब 12 पुल को मिला के 12 पुला कहा जाता है। तो 12 पुला अब दिल्ली में ही नहीं, बहुत जगह है। तो 12 पुला और 12 मूला में कुछ अंतर तो होगा कि दोनों एक ही हो जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन करें तो थोड़ा अच्छा अध्ययन करें। 12 पुला और 12 मूला में अंतर नहीं नजर आएगा, उच्चारण ही अलग अलग। ठीक है, तो ऋषि संप्रदाय है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो कश्मीर का सूफी संत है, इसकी एक नई परंपरा हम यह देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का शासक होता है, उस शासक का नाम था सिकंदर शाह। सभी शासकों की चर्चा नहीं है, यहां पर एक सिकंदर शाह नामक शासक है जो आपका 1389 से 1413 तक चलता है। 1389 से 1413 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1389 से 1413 तक इसका कार्यकाल रहता है। यह क्या था? यह एक धर्मांध शासक, धर्मांध शासक था। यह एक धर्मांध शासक, धर्मांध शासक होने का मतलब है जो धर्म के प्रति कट्टरता दिखाता हो। दलूचा नाम है, दलूचा एक व्यक्ति का नाम है। दलूचा आक्रमणकारी है, तो आक्रमणकारी भेड़ बकरी तो होगा नहीं, आक्रमणकारी भेड़ बकरी तो नहीं होगा ना। आक्रमणकारी अगर शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह खास करके जरूर कोई व्यक्ति रहा होगा, ये हम तर्क से समझ सकते हैं। यह एक धर्मांध शासक था। इसने कश्मीर के ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार किया। कश्मीर के ब्राह्मणों पर काफी अत्याचार किया। हालांकि माना जाता है कि इसकी धर्मांधता के पीछे, माना जाता है कि धर्मांधता के पीछे या इस धर्मांधता के पीछे उसके एक मंत्री सुहा भट्ट का था। माना जाता है कि इसकी धर्मांधता के पीछे इसके एक मंत्री सुहा भट्ट का हाथ था, जो कि हाल ही में धर्मांतरित हुआ था। इस्लाम में धर्मांतरण इसका हुआ था। यह एक धर्मांध शासक था। इसने कश्मीर के ब्राह्मणों पर काफी अत्याचार किया। हालांकि माना जाता है कि इसकी धर्मांधता के पीछे इसके एक मंत्री सुहा भट्ट का हाथ था, जो पहले क्या था? पहले कश्मीर का ब्राह्मण था, कश्मीरी ब्राह्मण था। और इसने ब्राह्मण था जिसने हाल ही में क्या कर लिया था? हाल ही में इस्लाम स्वीकार कर लिया था। अब देखिए, एक विशेष बात है, अगर आप, चूंकि आप लोग बच्चे हैं तो यह नहीं जानते हैं कि धर्मांतरण का, खास करके जो इस्लाम का धर्मांतरण हुआ है या इस्लाम में धर्मांतरण हुआ है, वह सबसे लेटेस्ट, वैसे तो बाद में सबसे लेटेस्ट के तौर पर कहेंगे तो ईसाई धर्म में धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों का हुआ है। जो रिमोट एरिया है, जहाँ से एक ट्राइबल बेल्ट देखते हैं, वहाँ आप क्रिश्चियन को देखेंगे बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों? क्रिश्चियन का जन्म नहीं हुआ, बल्कि क्रिश्चियन धर्म में बहुत सारे लोग धर्मांतरित हुए ही है, होते भी रहे हैं, और इसके खिलाफ समय समय पर देश में आवाज भी उठाई जाती रही है। हालांकि ये भी बात फजूल है। भाई, जिसको जो धर्म मानना है माने, उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी अपना धर्म मान सकता है, जिसका मन करे, जो धर्म माना है मानिए। बस कट्टरता किसी धर्म में नहीं होनी चाहिए, यह खास ख्याल रखना चाहिए। तो खास करके जैसे दिल्ली जैसे एरिया में मैंने देखा, शुरुआत में आप मान लो कि 85 या 90s के दशक में जब मैं बड़ा हो रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक ही परिवार में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। यानी एक परिवार के आधे सदस्य हिंदू हैं और आधे सदस्य या 2-4 सदस्य जो बुजुर्ग सदस्य हैं वो मुस्लिम भी है। तो ऐसा कैसे हुआ कि एक ही परिवार में हिंदू और मुस्लिम कैसे हो गया? दिल्ली में मैंने देखा है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो परिवार पाकिस्तान से भाग करके आया था पार्टीशन के समय, उसको दिल्ली में, जैसे मुखर्जी नगर क्या है कि जहां मैं रहता हूं, तो वो रिफ्यूजीज कॉलोनी ही है। वहां पर जो पाकिस्तान से लोग आए थे, रिफ्यूजी आए थे, उनको ही बसाया गया था। अब तो खैर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई,
लेकिन पहले रिमोट एरिया हुआ करता था यह सब क्षेत्र, और यहाँ पर रिफ्यूजीज को बसाया गया था। तो रिफ्यूजी का वह परिवार जो वहां से हिंदू परिवार भाग करके आ गया, वह तो हिंदू बना रहा, और लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों ने वहीं पर रहना स्वीकार किया और उसने फिर इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो पाकिस्तान के वो परिवार जब बाद में भारत आते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों एक ही परिवार में रहते रहते अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, यानी आधा मुस्लिम है आधा हिंदू, एक ही परिवार के सदस्य। ये मतलब विशिष्टता इसलिए रही क्योंकि पार्टीशन के समय हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, तो धर्मांतरण होता रहा। यहां पर हमने क्या देखा कि इसने धर्मांतरण किया और अपने ही पुराने वर्ग पर इसने भारी अत्याचार किया, और इसकी कट्टरता में हम क्या देखते हैं कि यहां पर बहुत बड़ा रॉल भी हो जाता है। ठीक है, काल को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इतिहास हम कालखंड से ही पढ़ते हैं ना। दूसरा शासक जो होगा वह होगा जैनुल अबिदीन। जैनुल अबिदीन एक दूसरा शासक होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह बनता है 1420 से हम क्या देखते हैं 1470 ईस्वी तक यह शासक रहता है। यह क्या था? यह धार्मिक रूप से उदार था। इसने कश्मीर छोड़ चुके ब्राह्मणों को वापस बुलाकर बसाया, यानी जो ब्राह्मण अत्याचार के कारण छोड़ चुके थे घाटी को, उनको फिर से वापस बुलाया गया और कहा कि भैया आप यहीं रहो। ठीक है, मंदिर के निर्माण का अधिकार दिया, शिक्षा तथा संस्कृति का यहां पर अधिकार दिया जाता है। यह धार्मिक रूप से उदार था। इसने कश्मीर छोड़ चुके ब्राह्मणों को वापस बुलाकर बसाया, मंदिर के निर्माण का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का भी अधिकार दिया। कहा कि आप अपने शिक्षा संस्कृति को यहां पर लागू कर सकते हैं। जजिया पर प्रतिबंध लगाया, जजिया जो वसूला जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और साथ ही यह कहा कि आप ऐसा करिए कि सती प्रथा पर लगी पाबंदी भी हटा लिया। सती प्रथा पर लगाई गई पाबंदी हटा लिया। अब थोड़ा सा ये उल्टा दिखेगा, यहां उल्टा दिखेगा कि सती प्रथा को हम एक बुराई के रूप में समझते हैं। अकबर ने भी सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी कुछ हद तक कि भाई जब तक स्त्री की मर्जी नहीं हो सती नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं, आपको सती होना तो है। एक्चुअल में हिंदू के वर्ग की मांग थी कि यह हमारी परंपरा रही है तो इसकी मान्यता हमें दी जाए, तो शासक ने रोक लगा दिया था कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसने कहा कि आपको करना हो करो, क्योंकि मैं हिंदू परंपराओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मंदिर के निर्माण का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया, जजिया पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा पर लगाई गई पाबंदी को हटा लिया गया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां हम क्या देखते हैं कि इसका जो न्याय मंत्री था, इसका न्याय मंत्री कौन था? न्याय मंत्री श्रिया भट्ट था, जो बहुत बड़ा विद्वान था। ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका न्याय मंत्री कौन था? श्रिया भट्ट था। ठीक है, हमने क्या देखा? इसने एक तरह से कश्मीर में कई प्रकार के कलाओं का विकास किया। इसने कश्मीर में रोजगार के साधनों के विकास का प्रयास किया। साधनों या कह सकते हैं हुनर के विकास का प्रयास किया। उदाहरण के लिए किया, जैसे शॉल बनाने की कला का विकास, शॉल जो ओढ़ते हैं, शॉल बनाने की कला का विकास,
का विकास इसने किया, इससे बहुत सारे रोजगार मिलने लगे क्योंकि वहां पर ठंडा जगह है। फिर आप देखेंगे यहां पर जिल्द साजी की कला का विकास, जिल्द साजी यानी बुक बाइंडिंग जिसको कहते हैं, जिल्द साजी की कला का विकास यानी बुक बाइंडिंग करवाना की कला का विकास यहां पर इसने किया। फिर हमने देखा कृषि सुधार के लिए प्रयास, कृषि सुधार के लिए प्रयास किया। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, खासकर संगीत ग्रंथों का अनुवाद, खासकर संगीत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद इसने करवाया। इसने कश्मीर में रोजगार के साधनों और या हुनर के विकास का प्रयास किया, शॉल बनाने की कला सिखवाई, जिल्दसाजी की कला का विकास किया, कृषि सुधार के लिए प्रयास किया, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, खासकर संगीत ग्रंथों का इसने बड़े पैमाने पर अनुवाद किया। पत्थर पर नक्काशी कला का विकास यहां पर इसने किया। फिर हम देखते हैं लकड़ी पर नक्काशी कला का विकास। अब पत्थर वाला तो खैर आपको आसान लगेगा, लेकिन अगर लकड़ी पर नक्काशी देखेंगे, लकड़ी पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं, तो अभी आप देखते हैं जैसे कोई आपके घर में दरवाजा लगा हुआ है, लकड़ी का है, या पलंग घर में हो सकता है, जो भी हो, चाहे चेयर हो चाहे पलंग हो, उस पर भी देखेंगे कि लकड़ी पर थोड़े बहुत काम तो किए ही जाते हैं, थोड़ा डिजाइन बनाया जाता है। नक्काशी मतलब क्या हो, डिजाइन बनाना, पैटर्न बनाना, फूल का, जानवरों की आकृति का, कई प्रकार के डिजाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर लकड़ी के ऊपर डिजाइन को देखना है तो आपको कश्मीर में जाके देखना होगा, या नेट पर भी देखेंगे कि कश्मीरी वुड डिजाइन करके ऐसे अगर आप नेट पर भी डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इतना सूक्ष्म काम, मतलब इतनी बारीक कारीगरी लकड़ी पर कहीं और नहीं मिलता है जितना कि कश्मीर में मिलता है। मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा है। महाराजा हरि सिंह है ना, उनके भवन को मैंने देखा था, आई थिंक गुलमर्ग या सोनमर्ग, हाँ गुलमर्ग में भी है। जब पहाड़ों पर गया, उनके भवन में जो लकड़ी, अब तो महाराजा हरि सिंह है नहीं, उस समय स्वतंत्रता के समय ही थे, उनका भवन अब संग्रहालय बना हुआ है। उसमें मैंने देखा कि जो उनका टेबल था, डाइनिंग टेबल, उस पर लकड़ी का ऐसा मतलब छोटा वर्क किया हुआ था कि मतलब अद्भुत था, जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस टाइप की कला आपको कश्मीर में विशेष तौर पर विकसित होती है और इस काल में जाकर के अधिक विकसित होती है। ठीक है, पत्थर काटना है, पॉलिश करना है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा, यहां पर बहुत सारे कार्य किए। एक और किया, जैसे बोतल बनाने की कला, ये सबको इसने कलाकारों को बाहर भेज के सीखा। बूलर झील के किनारे प्रसिद्ध राजमहल बनाया, प्रसिद्ध राजमहल तथा मस्जिद का निर्माण। वहां चूंकि ठंडा इलाका है ना, वहां पर लकड़ी के काम बहुत अधिक होते हैं। ठंडे इलाके के घर जो बने होते हैं वो सीमेंट के नहीं होते, क्योंकि सीमेंट ठंडा गर्मी को रोक नहीं सकता। लकड़ी के घर बने होते हैं, चाहे यूरोप में देखें चाहे कहीं पर भी देखें, भारत में भी कश्मीर की घाटी में देखें, जो घाटी वाला इलाका है यानी श्रीनगर और उसके आगे का इलाका है, वहाँ के जो घर बने होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी ही ऐसे ठंड को रोकने में सक्षम है। यहाँ इसने राजमहल बनाया, लकड़ी का ही है। मस्जिद बनाया, लकड़ी का है। जैसे हजरत बल दरगाह लकड़ी का बना हुआ था, एक समय आतंकवादियों ने उसे जला भी दिया था। तो लकड़ी के काम के लिए आपको कश्मीर बहुत ही फेमस रहा है। जैसे आप देखेंगे कि बूलर झील के किनारे प्रसिद्ध राजमहल और मस्जिद का निर्माण कराया। तो खास करके कश्मीर घाटी में दो झील बड़ा प्रमुख है, एक डल लेक है, डल झील जिसको कहते हैं, और दूसरा है बूलर झील। ये दोनों बहुत फेमस है। कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ा झील है वह डल लेक का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो नेट पर डाल करके देख लीजिएगा, यहाँ एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है। डल लेक बहुत बड़ा है। एक बार मैं उस पर घूम रहा था नाव से, और बहुत पहले की बात है,
अब तो खैर समय नहीं मिलता है जाने का। तो वहाँ पर जो हाउस बोट वगैरह है या जो अलग अलग गांव बसे हुए हैं डल झील के किनारे, जिसमें कि आपको एकदम लोकल कश्मीर को आप देख सकते हैं कि कश्मीरी संस्कृति कैसी होती है। तो वहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने एक राजमहल और मस्जिद बनाई। कैसी राजमहल और मस्जिद थी, तो कल के पीडीएफ में भी मैंने शेयर किया था। वह तो आपका जौनपुर वाला था, और ये वाला जो आप देखते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये राजमहल और मस्जिद का था, जो कश्मीर में बुलर झील के किनारे बनाया गया था। कश्मीर में बुलर झील के किनारे इसको बनाया गया था। इसने क्या किया, एक तरह से ठीक ठाक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ये काफी विद्वान था और इसने एक तरह से बहुत सारे कार्य यहां किए थे, बहुत सारे कार्य किए थे। इसकी उदारता के कारण, इसकी उदारता के कारण इसको क्या कहा जाता है, के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे बड़शाह कहा जाता है। बड़शाह यानी बड़ा राजा कहा जाता है, कहा जाता है। एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो दो नाम और होगा, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहा जाता है क्यों, धार्मिक उदारता के कारण इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फिर हम देखेंगे इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो कृषि सुधार के कारण। ये दोनों फैक्ट्स क्या है, हमारे आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में ये बातें नहीं लिखी गई, आउट ऑफ एनसीईआरटी का ये फैक्ट्स है। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, क्योंकि इसने कृषि सुधार के लिए प्रयास किए थे। और बनेगा क्वेश्चन यहीं से। क्यों किससे क्वेश्चन बनेगा, वह तो आपके टेलीग्राम पर चैनल पर आएगा। क्वेश्चन की भाषा कैसी होगी वह तो उसी समय मैं निर्णय लूंगा, लेकिन हाँ यहां से प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। ये पीडीएफ देख करके जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मुझे कैसा क्वेश्चन बनाना था या किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछने थे। आगे हम क्या देखते हैं, कि यहां पर धीरे धीरे यहां पर आगे मुगल सत्ता के साथ समाहित होता चला गया। इसके बाद धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, इसके पश्चात धीरे धीरे कश्मीर पर मुगल सत्ता का विस्तार हो गया। फिर यहां इसके बाद हम मुगलों के साथ ही पढ़ते हैं। लेकिन जब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो यहां पर कश्मीर के कुछ शासकों की और चर्चा करेंगे, जो छोटे शासक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कश्मीर के राजवंश पर आज तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वह जैनुल अबदीन पर ही पूछे गए। और मुख्यतः तो यही दोनों है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी किसको कहा जाएगा। इस टाइप के ही प्रश्न जनरली यहां से पूछे गए हैं, इससे अधिक हमें जानने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये कश्मीर का राजवंश था जिसका विकास होता है। प्रिंस गुप्ता, मैंने आपके चैट को देख लिया, लेकिन पूरा हाँ शिवांगी, मैंने लगभग पूरा भारत ही घूम लिया है। अब आप समझिए कि संसाधन भी उतने नहीं थे, स्टूडेंट भी हुआ करता था। पूरा भारत कैसे घूम लिया मैंने, सारी किताबें कैसे पढ़ ली, इतने संसाधन नहीं थे। आप लोग मुझसे तो, जब मैं आपकी उम्र में था तो मुझसे तो अधिक ही अमीर हैं। कितना भी गरीब होंगे तो मुझसे तो अमीर ही होंगे। फिर भी समय कैसे मिल गया, तो जुगाड़ होता है, समय बनाना पड़ता है। आप जिसको बर्डन लेकर के पढ़ते हैं उसको एंजॉय करके, जबकि आप लोग किताब भी नहीं पढ़ते। मुझे तो किताब भी पढ़ना होता तो उसमें तो ऑनलाइन कोई एजुकेशन था नहीं, जानकारी तो आपको किताबों के माध्यम से उसमें लेनी होती थी। तो कैसे निकाल लिया, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ लिया, वहाँ पे भी टॉप कर गया। यूनिवर्सिटी में एमए का टॉपर में ही था अपने डिपार्टमेंट में, पीएचडी भी कर लिया, नेट कर लिया, यूजीसी जेआरएफ सब निकल गया। कैसे निकल गया, समय कहाँ से मिला। और तैयारी भी किया, लगातार मेंस इंटरव्यू तक देना संभव हुआ। कैसे हो गया, समय निकालना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रभावित नहीं होता हूँ जब आप कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सच कहें तो मुझे बिल्कुल सहानुभूति आती ही नहीं है ऐसी बातों से। क्यों,
क्योंकि मैंने खुद ही हार्ड लेबर किया हुआ है। मैं भी एक मनुष्य ही हूँ, एक बच्चा ही था और बच्चा धीरे धीरे बढ़ करके बड़ा हुआ है। मैं आपकी उम्र से गुजर चुका हूँ, तमाम प्रकार की कठिनाइयों को देखा हुआ है। मुझे बहुत सहानुभूति होती नहीं। क्यों? क्योंकि आप रास्ता निकाल सकते हैं, रास्ता आप ही निकालें। मेरे द्वारा बताई गई कोई चीज़ आपके काम का नहीं है जब तक आप खुद प्रेरित नहीं होंगे और खुद रास्ता आप नहीं निकालेंगे। आप मैनेज करिए, जीवन तो मैनेज करने का ही नाम है। ठीक है, यहां हमने देखा कश्मीर का इतिहास। अब जरा देखें यहां पर दिल्ली सल्तनत परवर्ती सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का परवर्ती यानी बाद का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, यहां लिखेंगे परवर्ती सुल्तान। परवर्ती सुल्तान में खास करके लोदी राजवंश की थोड़ी सी चर्चा करनी होगी एक आध पेज में, और फिर ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे हम क्या देखते हैं, यहां पर तुगलक वंश के पतन के पश्चात और तैमूर के आक्रमण ने किसको कर दिया? तुगलक वंश का पतन सुनिश्चित किया। तुगलक वंश का पतन सुनिश्चित कर दिया। शीघ्र ही इसके स्थान पर हम क्या देखते हैं? शीघ्र ही इस वंश के स्थान पर कौन स्थापित होता है? सैयद वंश स्थापित हुआ। सैयद वंश सैयद वंश बड़ा फेमस वंश रहा है। हालांकि मुश्किल से 30-40 वर्ष ही शासन कर सका, बहुत बड़ी बात तो नहीं की, लेकिन इसमें एक शासक था मुबारक शाह। इसीलिए देखेंगे कि इसके लिए एक ग्रंथ लिखा गया है तारीख मुबारक शाही। मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा अगर मौका मिल गया तो, या आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो फिर एडवांस पर ही चर्चा करनी होगी। एक मुबारक शाह शासक था और इसने एक दिल्ली में मुबारकाबाद नामक नगर भी बसा दिया था। लेकिन बहुत शासक ये फेमस इसलिए नहीं रहे क्योंकि यह बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा। लेकिन सैयद वंश के शासक का नाम खिज्र खान हुआ करता था, जिसकी चर्चा एनसीईआरटी में नहीं है। खिज्र खान ने खुद को सैयद वंश का घोषित किया। सैयद वंश का मतलब है कि हम सीधे अपनी वंशावली पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश से जोड़ रहे। तो जो भी व्यक्ति अपनी वंशावली पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश से जोड़ेगा उसकी प्रतिष्ठा सामाजिक बड़ी रहेगी। वह कहेगा कि हम बहुत बड़े, जैसे आप देखेंगे कि मुस्लिम में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले बच्चे होंगे वो समझते होंगे इसमें भी बहुत सारे हायरार्की होते, जैसे सैयद है, शेख है, अलग अलग प्रकार की आपको उपाधि दिखाई देगी। तो शेख का मतलब समझिए कि शेख ऐसे हुआ करते थे जो उस समय के सऊदी समाज में या अरब समाज में जो सबसे प्रबुद्ध लोग हुआ करते थे, सबसे बुजुर्ग और सबसे सशक्त लोग हुआ करते थे, समाज के जो श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, उनको शेख कहते हैं। अगर अभी भी कोई शेख की उपाधि धारण करता है तो आप समझिए वह कह रहा है कि मैं खुद से श्रेष्ठ हूं। अगर कोई सैयद की उपाधि धारण करता है तो वह कह रहा है कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश से जुड़ा हूं, तो इसकी प्रतिष्ठा अधिक होगी। हालांकि यह वंश बहुत अधिक दिन चला नहीं। इस स्थान पर हम क्या देखते हैं? सैयद वंश स्थापित हुआ। हालांकि आंतरिक कमजोरियों के कारण यानी शासक बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे, कमजोरियों के कारण यह वंश अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सका और इसके स्थान पर कौन रहता है? इसके स्थान पर जल्द ही लोदी वंश स्थापित हो गया। और यह लोदी वंश का संस्थापक कौन है? जरा इसको देख लेते हैं। लोदी वंश जो हो जाएगा उसका संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोदी इसका नाम था। यह क्या था? अफगान सेनापति था, सल्तनत का अफगान सेनापति था। सल्तनत का अफगान मूल का सेनापति।
अफगान मूल का सेनापति है और इसे क्या कहा जाता है, इस वंश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कहा जाता है, अफगान वंश कहा जाता है। द्वितीय अफगान वंश आपको शेरशाह को कहा जाता है, पहला इसको कहा जाएगा। लोदी वंश की स्थापना होती है, संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी है, सल्तनत का अफगान मूल का सेनापति था और इस वंश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कहा जाता है। अफगान का मतलब क्या हुआ, जो अफगानिस्तान में रहता है। तुर्की का मतलब क्या हुआ, जो तुर्की क्षेत्र से आया हुआ है। तो इस्लामी जगत में जो तुर्की योद्धा थे उनको अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, अफगान के लोगों को कम प्रतिष्ठा प्राप्त थी, हालांकि दोनों मुसलमान हैं। फिर आप देखेंगे उससे भी कम प्रतिष्ठा भारतीय मुसलमानों को थी, अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो अफगान मूल के लोग कम प्रतिष्ठित थे, शासन में शुरू से ही जुड़े रहे, लेकिन अफगानिस्तान के जो सेना नायक थे उनको दूर दूर क्षेत्र में रखा जाता था, शासन में प्रमुख भूमिका नहीं होती थी। लेकिन स्थिति कभी ना कभी परिवर्तित होती है। तो जो दूर दूर सेनापति हुआ करता था, जो दूर दराज में सेनापति हुआ करते थे, उसमें से एक बहलोल लोदी था और उसको मौका मिल गया यहां पर सत्ता पर कब्जा करने का, और सैयद वंश के शासन में यह प्रभावी होता है और आकर के यहां पर शासन की स्थापना कर लेता है। अब दिक्कत क्या है कि तुर्की सल्तनत आप देखेंगे, जो दिल्ली सल्तनत है वह तुर्की मूल के योद्धाओं से भरा हुआ है और जो बहुत ही नस्लवादी है, किसी दूसरे नस्ल के लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करता है। अब स्वाभाविक है कि जब ये बहलोल लोदी बन जाएगा, ये कहेगा अरे ये अफगान है, ये शासक कैसे बन गया, सुल्तान कैसे बन गया, फिर इसके खिलाफ षड्यंत्र करेगा और जितने तुर्की योद्धा हैं सब तुर्की का ही साथ देंगे, अफगानियों का साथ नहीं मिलेगा। इसने एक उपाय निकाला और इसने कहा कि क्यों ना हम अपने जनाधार को बढ़ा लेते हैं, यानी अफगानिस्तान के लोगों को हम भारत बुलाते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रशासन में उसको शामिल कर लेंगे, ताकि तुर्की जो अधिकारी है उससे बैलेंस किया जा सके। हमारी भी संख्या अधिक होगी, हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इसने एक नारा दिया, अफगानिस्तान के लोगों को कहा कि ऐसा करो अफगान के लोग, भारत आ जाओ, तुम यहां आओगे, तुम्हें एक बहुत अच्छा मुल्क मिलेगा रहने के लिए और मैं तुम्हारी बदौलत अपनी सत्ता को मजबूत कर लूंगा। अब्बास खान शेरवानी लिखता है, अफगान मुल्क का एक लेखक है जिसने तारीख शेरशाही लिखा है। अब्बास खान शेरवानी लिखता है कि जैसे ही बहलोल लोदी ने यह अपील किया कि आप आ जाओ, यहाँ पर आप देश और दौलत प्राप्त करोगे, मैं राज्य स्थापित करूंगा, तो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है रोह, तो वहां के लोग, अफगानिस्तान के लोग टिड्डियों की तरह, टिड्डी एक कीड़ा होता है जो खेतों में लगता है, टिड्डी का झुंड होता है जिसमें लाखों करोड़ों कीड़े एक साथ चलते हैं। तो शेरवानी लिखता है कि अफगानिस्तान के लोग टिड्डियों के झुंड की तरफ भारत की तरफ झपट आए, यानी बड़े पैमाने पर अफगानियों का प्रवासन भारत की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि बहलोल लोदी चाहता है कि हम ताकतवर बने। और आगे आप पढ़ेंगे एक शासक के बारे में, शेरशाह। शेरशाह भी अफगान था और इसी बहलोल लोदी के काल में वह भी या उसके फादर भी धीरे धीरे मजबूत होते चले गए थे। आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो संस्थापक बहलोल लोदी है, सल्तनत का अफगान मूल का सेनापति है। इस वंश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सब अफगान वंश इसको कहा जाता है। इसने क्या किया, इसने एक तरह से 1451 से लेकर के इसने क्या किया, इसने 1489 तक शासन किया और अपने शासन में अफगानों के जनाधार को बढ़ाने के लिए, अपने शासन में अफगानों के जनाधार को बढ़ाने के लिए, जनाधार को बढ़ाने के लिए क्या किया इसने, बढ़ाने के लिए इसने अफगानी लोगों को कहा कि वे बड़े पैमाने पर भारत आकर बसे। उसने कहा कि आप बड़े पैमाने पर भारत आके बसिए। वह मैं नहीं लिखा रहा हूं, अब्बास खान शेरवानी लिखता है यहां पर
कि लोग टिड्डियों के झुंड की तरफ भारत की तरफ टूट पड़े। वह लाइन मैं नहीं लिखाता हूँ, केवल सुनने वाली बात है, क्योंकि ऐसा लिखना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब बहुत उपयुक्त नहीं रह गया है। अपने शासन में अफगानों के जनाधार को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, इसने अफगानी मूल के लोगों को कहा कि आप जल्दी आइए और यहाँ पर आप यहाँ अपने साम्राज्य को बढ़ाइए। ठीक है, एक तरह से माना जाता है कि यहाँ पर, हाँ बिल्कुल आपने सही लिखा शिवम जी, कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग टूट पड़ते हैं, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आ जाते हैं। फिर दूसरा शासक बनता है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये बनता है आपका 1489 से 1517 तक, 17 यानी 1517 ईस्वी तक यह शासक रहता है। यह क्या था, यह एक शक्तिशाली शासक था, शासक था। इसने शासन तथा प्रशासन में अनेक ठोस सुधार किए, शासन तथा प्रशासन में अनेक ठोस सुधार किए, बहुत सारे सुधार लागू किए। और लेंगे यहां पर उदाहरण के लिए, उदाहरण यहां पर लेंगे, जैसे ठोस सुधार क्या होगा, इसने कई प्रकार के यहां पर ठोस सुधार हम देखते हैं करते हुए। जैसे हम क्या देखते हैं, यहां पर इसने क्या किया, अच्छी कानून व्यवस्था को स्थापित किया और क्या किया, स्थापित किया तथा राजमार्गों को चोर तथा लुटेरों से संरक्षित किया, चोर तथा लुटेरों से संरक्षित किया। वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोका। फिर हम क्या देखते हैं, कृषि विकास के लिए भी यह प्रयास करता है, वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकता है। यहां पर हमने क्या देखा कि कृषि विकास का प्रयास किया और जकात हटा लिया, प्रयास किया तथा इससे जकात को हटा लिया। प्रश्न पूछा गया है, जकात को हटा लिया, कृषि विकास का प्रयास किया, इसने वस्तुओं की कीमत को बढ़ने से रोका, अनाजों पर चुंगी हटाया, अनाजों पर अतिरिक्त टैक्स हटाया, टैक्स हटा दिया, तभी तो वस्तुएं सस्ती होंगी, टैक्स कम हो जाएगा तो वस्तु सस्ती हो जाएगी। अच्छी कानून व्यवस्था को स्थापित किया, राजमार्गों को चोर लुटेरे से सुरक्षित किया, वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोका, अनाजों पर अतिरिक्त टैक्स हटा दिया, कृषि विकास का प्रयास किया और इससे जकात को हटा लिया ताकि जो मुसलमान हैं उनको थोड़ा सा टैक्स कम दिया जा सके। भूमि के मापन के लिए एक मानक पैमाना क्या कहा गया, पैमाना विकसित किया गया। इसको क्या कहा गया, विकसित किया गया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया है। यह अकबर काल तक प्रचलित रहा, इतना बढ़िया था, अकबर काल तक प्रचलन में रहा, यानी इतना था कि इसको अकबर ने भी अपना लिया था, इतना बढ़िया था कि अकबर ने भी अपना लिया। भूमि के मापन के लिए एक मानक पैमाने का यहाँ पर विकास किया। जकात एक धार्मिक कर है प्रदीप कुमार, मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, जजिया जकात ये सब पहले बताया हुआ है, तो पीछे की क्लास को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं आपने याद किया, इसका मतलब है कि मैं आपकी आलोचना कर सकता हूं कि आपको पीछे वाली बात क्यों याद नहीं रही है, तो गज ए सिकंदरी कहा गया है। फिर हम क्या देखते हैं, इसने व्यापार की बढ़ोतरी हेतु
की बढ़ोतरी हेतु आगरा नगर का निर्माण किया। आगरा जो अभी वर्तमान में है उसको बसाने का श्रेय किससे दिया जाता है? सिकंदर लोदी को ही जाता है। यह क्या था? यह स्वयं संगीतज्ञ था या संगीत का प्रेमी था। गुलरुख नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुख नाम से कविताएं लिखता था। अनेक संगीत के अनेक ग्रंथों का इसने क्या किया? ग्रंथों का इसने फारसी अनुवाद करवाया। जैसे हम कहते हैं इसको लज्जत ए सिकंदरी के नाम से यह करवाता है, अनुवाद करवाया। उपरोक्त के बावजूद क्या देखते हैं? उपरोक्त के बावजूद यह एक धर्मांध शासक था। उपरोक्त के बावजूद यह क्या होगा? यह एक धर्मांध शासक था। जो धर्म में अंधा हो उसको क्या कहते हैं? धर्मांध कहते हैं। शासक, बहुत सारे लोग क्या होते हैं? धर्म में अंधे हो जाते हैं, उसको धर्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता है, आंख रहते भी वो बिल्कुल अंधा होता है। उसी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है धर्मांध। जो सारी प्रक्रियाओं से ऊपर धर्म को मानता है उसको धर्मांध कहते हैं। और धर्मांध यह भी है जो दूसरे धर्म को बेकार समझता हो, उसको हम धर्म का अंधा कहते हैं। आंख का अंधा होता है तो धर्म का अंधा उसको कहते हैं, और वह आंख के अंधे से भी बेकार व्यक्ति होता है जो धर्मांध है। तो उपरोक्त के बावजूद यह एक धर्मांध शासक था। और इसने क्या किया? इसने कुछ यहां पर हम क्या देखते हैं कि कुछ यहां पर जैसे उदाहरण था, जैसे इसने क्या किया? गैर शरीयत रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाया। इसने क्या किया? गैर इस्लामिक रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाया। गैर इस्लामिक रीति रिवाजों पर इसने क्या कर लिया? प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखते हैं स्त्रियों को अकेले मजार या पीर के दरगाह पर जाने से मना किया। स्त्रियों को अकेले पीर या मजार पर जाने से रोक लगाया। कहा स्त्रियां अगर जाती है तो यह किसी पुरुष साथी के साथ जाएगी, अकेले नहीं जा सकती है। गैर इस्लामिक रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाया। स्त्रियों को अकेले पीर या मजार पर जाने से रोक लगा दिया। और इसने फिर क्या कर दिया? एक बहुत बड़ा काम किया। इसने हिंदुओं पर फिर से जजिया लगा दिया। इसलिए हम क्या देखते हैं कि यह एक तरह से धर्मांध शासक ठहरता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? कि यहां पर आगे क्या देखते हैं? आगे इसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी बना। हालांकि इसे उत्तराधिकार के संघर्ष का सामना करना पड़ा। संघर्ष के साथ राणा सांगा के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कल मैंने बताया था राणा सांगा ने सामना करना पड़ा। इसकी आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए राणा सांगा ने इसे घटोली की लड़ाई में
इसे घटोली की लड़ाई में पराजित किया, लड़ाई में पराजित किया, पराजित किया। इस पराजय का फायदा किसने उठाया? फायदा बाबर ने उठाया, बाबर ने उठाया, जिसने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर, प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मार डाला, इब्राहिम लोदी को पराजित कर मार डाला, तथा मुगल वंश की स्थापना कर ली, पराजित कर मार डाला तथा मुगल वंश की स्थापना कर दी, वंश की स्थापना कर ली। यह था पूरी कहानी, इस चैप्टर का पूरी कहानी यहां तक। हिंदुओं पर फिर से जजिया लगाया किसने? सिकंदर लोदी ने। इसके आगे इसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी बना। हालांकि इसे उत्तराधिकार के संघर्ष के साथ साथ राणा सांगा के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसकी आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए राणा सांगा ने इसे घटोली की लड़ाई में पराजित कर दिया। इस पराजय का फायदा बाबर ने उठाया, जिसने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मार डाला तथा मुगल वंश की स्थापना कर ली। ये आपका टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद जो आपका टॉपिक प्रारंभ होना है वह टॉपिक आपका ये हो जाएगा प्रारंभ। भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं और 15वीं सदी का, यह भी एक टॉपिक महत्वपूर्ण होना चाहिए मेरे विचार से। यह भी टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर भक्ति सूफी मूवमेंट हम पढ़ेंगे। भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं से 15वीं शताब्दी, चैप्टर 11 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा का। इसको पढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा, ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मुगल काल में एंट्री कर जाएंगे। तो इतना जरूर आपको पढ़ना चाहिए। एक आध बच्चों ने कल चैट किया था, पता नहीं आपके बैच का है या नहीं। उसने कहा था कि बहुत अधिक पढ़ाई हो रही है, इतना पढ़ने से कैसे होगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई की कैपेसिटी आपकी है नहीं बड़ी। मतलब वो बच्चे जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पढ़ना कितना चाहिए, जबकि हम लोग बहुत ही मिनिमम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जिसके बारे में आप कुछ भी अभी नहीं जान रहे। तो आपको और भी मेहनत करने की जरूरत होती है, लगातार पढ़ने की जरूरत होती है, बुक्स वगैरह भी पढ़ने की आवश्यकता होती है। करेंगे क्लास को द एंड। सुबह मिलेंगे कल फिर से और नए चैप्टर के साथ। तब तक आप चाहें उस चैप्टर को पढ़ करके रखिएगा। मैं पीडीएफ के माध्यम से उस चैप्टर का नाम शेयर कर रहा हूं आपको, आप उस चैप्टर को फिर से दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चे? हाँ, 1506 में बनाया था, वो सब डेट मैंने नहीं लिखा है। लोदी का किला है, पानीपत में हुआ, लिख सकते हैं, वो सब नहीं है ना। दीक्षा, चलिए कोई बात नहीं है, आप पहले स्वस्थ हो जाइए, उनको भी स्वस्थ करिए, बहुत शुभकामना। कोई दिक्कत नहीं है। दीक्षा सक्सेना, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ भेज सकते हैं आज के आप मुझे नोट्स। मैं कहाँ से भेजूंगा दीक्षा सक्सेना? नोट्स तो मिल जाएगा ना वहाँ पर, मैं कैसे भेजूंगा? वो तो एप्लीकेशन पर चला जाता है, एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐसे यह ठीक रहेगा ना। या मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं देखता हूँ कि कहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। इजाज़त दीजिए, बाय एंड टेक केयर।